दोस्तों नमस्कार। मेरा भारत 190 साल की अंग्रेजों को गुलामी के बाद 1947 में आज़ाद हुआ था। हमें आज़ादी के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि एक चरखा कातने वाले व्यक्ति ने हमें आज़ादी दिला दी, जो अहिंसा का पुजारी था, या एक ऐसे खानदान ने हमें आज़ादी दिला दी जो मॉडर्न इंडिया का निर्माता था। हमें ये भी बताया जाता है कि आज़ादी की लड़ाई में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान सपूत ने योगदान दिया था। हमें ये भी बताया जाता है कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था और लाला लाजपत राय को जिस तरीके से मारा गया था, उधम सिंह ने उनके मारने वालों को किस तरीके से लंदन में जाके बदला लिया था। इन सब चरित्रों के बीच कहीं पर हमारे से उन लोगों का योगदान छुपा दिया गया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। पहले तो 14 नवंबर को चाचा नेहरू का बाल दिवस भी हुआ करता था। अगर एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार रहती तो हो सकता था इंदिरा जी का 17 नवंबर को भी हम लोग जन्म दिवस मनाते थे या छुट्टी मनाते थे। राजीव गांधी की भी छुट्टी मनाते थे। लेकिन खैर, आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि ना तो उसके बारे में कभी बताया गया, ना हमें कुछ पढ़ाया गया। उस गुमनाम व्यक्ति का नाम है दामोदर स्वरूप सेठ। दामोदर स्वरूप सेठ बरेली में 11 फरवरी 1896 को पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल से बरेली से ही की थी। उसके बाद वो एपी मिशन हाई स्कूल इलाहाबाद में चले गए, वहाँ से पढ़ाई की और अपना ग्रेजुएशन उन्होंने रीड क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से पूरा किया। दामोदर सेठ जी को काकोरी कांड में अरेस्ट किया गया था, जिसमें कि दूसरे 39 लोग और भी थे, यानी कि 40 लोगों को टोटल अरेस्ट किया गया था। काकोरी कंस्पिरेसी या कांड हुआ था जब एक ट्रेन जो लखनऊ की तरफ आ रही थी, उसके पहले ही काकोरी में चेन पुलिंग करके उसको रोका गया और गार्ड के डिब्बे में रखे हुए कैश को लूट लिया गया था। जिससे कि अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में फंडिंग हो सके। क्रांतिकारियों का ये मानना था कि जो पैसा हमारा है वो हमारे खिलाफ ही क्यों यूज हो रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं, गार्ड के डिब्बे से 8,000 रुपये या कुछ ऐसा वो लोग लेकर गए थे। इसी बीच में एक पैसेंजर अपनी पत्नी को देखने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा और उसको एक्सीडेंटली गोली लग गई थी, जिस चक्कर में इन सब के ऊपर 302 का यानी कि मर्डर का मुकदमा लगा। सेठ साहब को सितंबर 1925 में बनारस से गिरफ्तार कर लिया गया और
फिर वो जेल में रहे। जब ट्रायल शुरू हुआ तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण दामोदर स्वरूप को छोड़ दिया गया। यहाँ पर यह घटना बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि जब उनको मेडिकल ग्राउंड पर छोड़ दिया गया तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वो सूख करके बिल्कुल ढांचा हो गए थे। चूँकि वो क्रांतिकारी थे इसलिए उनको देहरादून के मसूरी के रास्ते के में जहाँ पर राजपुर है वहाँ पर एक प्राकृतिक अस्पताल में रखा गया, जिसको केशव चंद शास्त्री चलाया करते थे। केशव चंद शास्त्री के उस अस्पताल में काफ़ी धनाढ़ लोग आया करते थे और वो कभी कभी होमलेस हेल्पलेस लोगों का भी इलाज करते थे। शास्त्री जी को मालूम था कि दामोदर सेठ एक क्रांतिकारी हैं, लेकिन वो होमलेस हैं और हेल्पलेस हैं, इसलिए उन्होंने इलाज किया। उनके अस्पताल में एक फ्रीडा दास करके महिला थी जो उड़ीसा के लैंड ओनर श्रीयुत दास की पत्नी थी। ये अमेरिकन थी और इन्होंने दामोदर सेठ की बहुत ज़्यादा सेवा की। दामोदर सेठ की सेवा करने के लिए वो उनके घावों पर, जो उनके लगातार बिस्तर में लेटे रहने से पीठ पर हो गए थे, उनके ऊपर पाउडर छिड़कती थीं और उनका पूरा देखभाल करती थीं। ये शास्त्री जी की पत्नी जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शास्त्री जी की पत्नी भी एक अमेरिका की ही निवासी अमेरिकन थी और उन्होंने फ्रीडा दास के साथ में उनकी जेलसी हो गई और उनको वहाँ से सेवा से हटा दिया गया। सेठ ने इसकी शिकायत सेठ बहुत इस बात से बहुत दुखी थे और उन्होंने इसकी शिकायत एक दूसरे क्रांतिकारी जो हिमाचल प्रदेश के यशपाल जी थे उनसे की थी। यशपाल भी वहाँ पर हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। कुछ दिनों के बाद यशपाल साहब हॉस्पिटल से छूट गए और वो चले गए। 1930 में यशपाल दामोदर स्वरूप को फिर से मिले जब एक सीक्रेट मीटिंग चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में बुलाई थी। दामोदर सेठ अपनी बीमारी से पूरी तरीके से उभर चुके थे और फिर से वो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद देश के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित थे कि उन्होंने एक ऐसा दल बनाया था जिसमें कि जुझारू क्रांतिकारी हुआ करते थे और एक ऐसा दल बनाया था जिसमें कुछ नरम दल के क्रांतिकारी हुआ करते थे। दामोदर स्वरूप को हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का चेयरमैन बना दिया गया था। ये छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेठ साहब को कई बार अरेस्ट किया गया और बाद में फिर वो
कांग्रेस में भी ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। उन्होंने कई पार्टियों में ज्वाइन किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में रहे, यूपी सत्संगत काउंसिल में रहे। वो बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी 1935 में बने। यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे 1946 में। वो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल एग्जीक्यूटिव भी थे। ये तो उनके स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कंट्रीब्यूशन की बात हो गई। अब जो जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूँ वो ये है कि दामोदर सेठ को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। 5 नवंबर 1948 को जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज कर रही थी, सेठ ने एक संशोधन मूव किया और उसमें बोला दैट इमीडिएट बॉडी वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। उन्होंने बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो बॉडी है इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और इसलिए इस ड्राफ्ट को ना माना जाए। सेठ ने बोला, आई कैन एम्फेटिकली से दैट दिस हाउस कैन नॉट क्लेम टू रिप्रेजेंट द होल कंट्री. At the most, it can claim to represent that 15% of the population of India who had elected the members of the provincial legislature. The election too, by virtue of which the members of this house are here, was not a direct one. That there that here by virtue of an indirect election will be, in my opinion, a very great mistake to say that this house is competent to frame a constitution for the whole country. मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर थे उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। पार्टियां अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती थी। जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट थे, राय बहादुर, वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे और उन्हीं लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट सर BN राव ने तैयार किया था, जो अंग्रेज सरकार में एक ICS ऑफिसर थे और नेहरू साहब के बहुत करीबी थे। सर BN राव का जिक्र मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। दामोदर सेठ का ये मोशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नहीं माना और उसको गिरा दिया। इसी तरीके से दामोदर सेठ साहब ने आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट के ऊपर भी एक संशोधन लेकर के आया था। उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्डर स्थापित होना चाहिए। Mocking the capitalist order, he said that the society should be made clear of the exploiter class and that only be possible when we establish a socialist democratic order and transfer to public ownership the important means of production, communication, credit and exchange, mineral resources and the resources of natural power and such other large economic enterprises as are matured and socialization, bring about the municipalization of public utilities and the encouragement of the organization of agriculture, credit and industries on cooperative basis. This amendment was also not accepted by the Constituent Assembly. Damodar Seth expired in 1965. Nothing is known about him
आफ्टर 1947 47 के बाद में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का योगदान है, उसके बाद में उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है, कहाँ रहे, कैसे रहे, ये है वो है। ऐसा ट्रीटमेंट हमारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को हमारी कांग्रेस सरकार ने दिया था। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने बता करके मैं उस महान आत्मा को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आगे भी मैं इसी तरीके से दूसरे वीडियो लाया करूँगा। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।